नीट 2025 का परीक्षा परिणाम आ चुका है और नीट का जो एग्जाम हुआ उसका पेपर काफी टफ था। इसकी चर्चा हर जगह है और इस कठिन पेपर में भी हमारे उस महाराजगंज के माटी से उत्पन्न हुआ एक लाल, जी हां बिल्कुल सही, सुधांशु चौधरी, जिन्होंने 566 अंक नीट में अर्जित करके अपने डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। तो मैं आज आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं सुधांशु चौधरी जी से, जो आपको बताएंगे कि उन्होंने इस कठिन एग्जाम में भी सफलता कैसे अर्जित की। मैं थोड़ा सा इनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूं। सुधांशु जी महाराजगंज के एक ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, जिनके गांव का नाम बौलिया है, जो महाराजगंज से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर, वही 5-7 किलोमीटर की दूरी पर बौलिया राजा उनका गांव है और स्थित है। और ये बिल्कुल ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। पिताजी इनके सामान्य एक किसान हैं। और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि ग्रामीण अंचल का छात्र भी उस सपने को साकार कर रहा है, जहां पर शहरी परिवेश में रहने वाले बच्चे, जिनको दिन भर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उसके बावजूद भी ये नीट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। उस एग्जाम को क्रैक करने हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे उनकी बराबरी करके और उस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना परिश्रम इन्होंने किया होगा, कितना अपने आप को तपाया होगा, कितनी सुख सुविधाएं का अभाव रहा होगा, लेकिन फिर भी ये सुख सुविधाएं इनके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकी। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सुधांशु चौधरी जी को, जो हमारे पास आए, फिर हम उनसे आगे की वार्तालाप शुरू करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सुधांशु चौधरी जी का। चलिए, गॉड ब्लेस यू सुधांशु जी। और आपने जो सफलता का परचम लहराया है, ये पूरे महाराजगंज जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि महाराजगंज जिले से एक ग्रामीण अंचल का छात्र पढ़ करके भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहा है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो यही पिछले साल हमारे ग्रामीण अंचल का छात्र शिवम पटेल, जो उसी महाराजगंज का निवासी है, आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत है। इसका तात्पर्य यह है कि वो महाराजगंज की भूमि, जो कृषि प्रधान भूमि है, आज डॉक्टरों को जन्म देने वाली भूमि हो गई है। हर साल जो है यहां से डॉक्टर बनते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर निकल रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हमारे सुधांशु जी ने उस भूमि को पुण्य कर दिया, भूमि को धन्य कर दिया, अपने माता पिता को धन्य कर दिया, उस गांव को धन्य कर दिया। आज चारों तरफ एक चर्चा का विषय होगा और ये प्रेरणा स्रोत है, ये प्रेरणा स्रोत है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए, हम भी डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। आज वो ग्रामीण परिवेश का वो छात्र जो सपने भी नहीं देखता होगा, शायद आज इनकी सफलता के बाद वो सपने देखना शुरू कर दिया होगा कि मैं भी सुधांशु भैया जैसा मेहनत करूंगा और उस भारतवर्ष के कठिन परीक्षा को क्रैक करूंगा। मुझे लगता है कि महाराजगंज के ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के उन ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इनकी वजह से शायद उन बच्चों के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ होगा और उन लोगों ने भी
कहीं अपने अंदर एक सपने सजाए होंगे, तो शायद उनके सपने अब बाहर निकल के आने वाले होंगे। आप सोच सकते हैं, ग्रामीण परिवेश का वो छात्र, वो सुधांशु, जो चौक के एक कसमरिया गांव के सरदार पटेल इंटर कॉलेज का 12th से पढ़ा हुआ छात्र गोरखपुर की धरती पर आता है और ये सपने लेकर आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। पिछले साल की मैं बात करूं, ये बच्चा कुछ अंक से वंचित रह गया था। पिछले साल अगर शायद 2-3 नंबर और मिल गए होते तो शायद ये बच्चा मेडिकल कॉलेज में होता। तो मुझे लगता है भगवान जो करते हैं, ईश्वर जो करता है, अच्छा ही करता है। सबका समय निर्धारित होता है, किस समय पर कब कहां पे जो मिलने वाला है। हो सकता है पिछले साल इनको मिलता तो शायद बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता, और इनकी किस्मत में वो अच्छा मेडिकल कॉलेज रखा हुआ था जहां पर ये अब इस समय पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल में है और जो ये सोचते हैं कि जिनके लिए धन या इकोनॉमी एक बाधा बनती है, उन सभी लोगों के लिए गुरुकुल पाठशाला में मोस्ट वेलकम है। अगर आप अपने अंदर डॉक्टर बनने का सपना सजाए हैं तो ये इकोनॉमी, ये आर्थिक रूपी से आने वाली बाधा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, और हम सभी लोग आपके साथ जो है तत्पर हैं आपकी तैयारी के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं उन सभी अभिभावक को एक मैसेज देना चाहता हूं, जैसे सुधांशु के पिताजी एक कठिन परिश्रम करके इन्होंने अपने अंदर एक जोश और जज्बा रखा, बच्चे को समय दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। उसी तरह मैं और भी ग्रामीण अंचल के उन अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी अपने बच्चे को डॉक्टर या बड़े संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं या बड़े सपने दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उनको जो है डिमोटिवेट मत करिए, उनके हौसले को अफजाई करिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और मुझे लगता है कि सुधांशु जैसे मेरे महाराजगंज नहीं, पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अपनी प्रतिभा को लेकर के दबे होंगे, और शायद मेरा ये वीडियो उन लोगों की प्रतिभाओं को उठाने के लिए या उस बीज में अंकुरन का कार्य करेगा, और वो बीज भी एक दिन पौधा बनेगा, तो शायद मुझे बेहद खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि सुधांशु जी के पिताजी यहां पर आइए और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सुधांशु जी के पिताजी को। आइए सर, यहां आइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम लोग लाइव शो पे हैं, और हमारा ये जो चैनल है ऑल इंडिया लेवल पे है, सब लोग इसको देखेंगे, और शायद हो सकता है सुधांशु हमारे और बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप एक किसान परिवेश से हैं, आपने इतना मेहनत किया, इतना अपने बच्चे पे भरोसा किया, आपने अपने बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित किया, और उसका फलस्वरूप यह है कि आज अपना बच्चा जो है पूरे महाराजगंज जिले में परचम लहरा रहा है। आज सुधांशु का नाम महाराजगंज के इतिहास के उस पन्ने में लिख दिया गया है, आपके उस गांव के उस पन्ने में अर्जित कर दिया गया है, ताकि वहां से अब आने वाले बहुत से बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इनके रिजल्ट का आपको कैसे पता चला? आप क्या कर रहे थे उस समय? महाराज में मार्केट कर रहा था। अच्छा, मार्केटिंग कर रहे थे। फोन किया। हाँ। उसके बाद हम घर आए, आके घर फिर यहाँ बच्चे को लेकर गोरखपुर आए हैं। बहुत तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जब आप उस समय मार्केट में थे और आपको ये रिजल्ट सुनने की खुशी मिली होगी, तो आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा आपको? आज आप एक डॉक्टर के पिता हैं। आप समझ लीजिए कि डॉक्टर का मतलब होता है भगवान। आप भगवान स्वरूप हैं बिल्कुल।
हम उस कोरोना की वर्स्ट सिचुएशन को कभी भूल नहीं सकते हैं। कोरोना जो महामारी आई, उसमें डॉक्टर भगवान के स्वरूप था, ये सबको पता चल गया। शायद अगर उस समय डॉक्टर ना रहे होते तो ना आप होते ना हम होते, हम लोगों में से कोई नहीं बचा होता। कितने डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दिए मरीजों की सेवा करते करते। तो अब सोच लीजिए कितना बड़ा प्रोफेशन आपके पुत्र ने उसको अर्जित किया है, इसको बखान नहीं किया जा सकता है। बखान नहीं कर सकता जितना बड़ा खुशी हमको मिला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सहयोग गुरुजन लोगों का सहयोग ज्यादा रहा है। चलिए, गुरुजन वृंद का तो सबसे बड़ा उनका खजाना वही है कि उनके बच्चे जो है आगे बढ़े। गांव में भी आपके खुशी की लहर होगी, माता जी भी बहुत खुशी होंगी। जा रहे हैं उनको लेने, कल फिर लेकर आऊंगा यहाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आप उनको लेकर के आइए। और इतनी बड़ी खुशी की बात है, मैं तो कहूंगा पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाइए। मुझे नहीं लगता है कि आपके गांव में इसके पहले किसी कोई डॉक्टर है। इतना बड़ा खुशी हमको मिला ही नहीं, न मिल पाएगा। बहुत बड़ा खुशी हो गया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, एक पिता के लिए उसके पुत्र का इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करना, इससे बड़ी खुशी का पल क्या हो सकता है। उस गांव के लोगों के लिए खुशी का पल क्या हो सकता है। ये हर गांव में आज चर्चा का विषय बना होगा, चारों तरफ लोगों में चर्चा का विषय होगा कि एक बौलिया का रहने वाला बच्चा जो है मेडिकल एग्जाम को क्रैक किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी एक महाराजगंज का ही रहने वाला हूं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक बड़े ही अच्छे ऑफिसर ग्रेड है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन महाराजगंज के बहुत ही A1 क्लास ऑफिसर हैं, उनसे साथ में बैठा हुआ था और उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसे ही पूछा कि कैसा चल रहा है सूरी सर कोचिंग वगैरह। मैंने बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो बोले क्या महाराजगंज से भी सिलेक्शन होता है क्या? तो मैंने बोला सर महाराजगंज से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी रैंक दिया है। उनको मैंने पिछले साल का रिजल्ट भी बताया कि शिवम पटेल हमारे महाराजगंज के हैं और उन्होंने बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया था। और उसके साथ ही मैंने उनको फ्यूचर में भी बताया कि देखिए सर, इस बार एक बौलिया राजा का एक लड़का है और वो हमारे यहाँ अध्ययनरत है और मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत अच्छी रैंक निकालने वाला है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं उस बच्चे को जानता हूं। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे की जो प्रतिभा है वो बहुत पहले से लोग जानते हैं। ये बच्चा प्रतिभा का मोहताज नहीं रहा है, अपने गांव के साथ साथ बाकी जगहों में लोग भी इसे जानते रहे हैं। ठीक है ना दास सर? तो वही चीज है कि अगर हीरा होता है, अगर वो जमीन के नीचे भी दबा होता है, तो वो कब निकल के बाहर आ जाता है और अपने प्रकाश से पूरे जगत को जो है प्रकाशित कर देता है। तो ये वही हीरा है जो हमारे बौलिया राजा के खादान से निकला हुआ है। तो बहुत खुशी हो रही होगी। और चलिए, मैं और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी खुशी हुई, हम कहने के लिए हमारा शब्द नहीं है। हाँ, तो आपके ही जैसे बहुत किसान परिवार से और भी लोग होंगे, चाहेंगे कि और भी बच्चे जो हैं हमारे बच्चे की तरह मेडिकल में आए और अपना नाम कमाएं। चलिए, बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। ये उन गार्जियन को मैसेज देना चाहते हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उन लोगों को ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों को उठाइए। कोई जरूरी नहीं है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, किसान का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है। और ये इन्होंने आज प्रूफ करके दिखा दिया है कि किसान का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, किसान का बेटा बड़ा इंजीनियर भी बन सकता है, किसान का बेटा एक IAS ऑफिसर भी बन सकता है, किसान का बेटा एक PCS ऑफिसर भी बन सकता है और किसान का बेटा हर उच्च पद पे जा सकता है। इस बात को इन्होंने सार्थक कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चाहूंगा कि आप अपना जगह ग्रहण करिए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। अब मैं कुछ सुधांशु जी से बात करना चाहूंगा कि ये कुछ बच्चों को अपना जो है मैसेज दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, तब इसी श्रृंखला में अब मैं आता हूं, बस 2 मिनट सर। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। चलिए सर, तो कल मुलाकात होगी आपसे सर पुनः। ठीक है, बिल्कुल 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 सर, एकदम सब परिवार आइए सर। कल हमारी पूरी मीडिया टीम रहेगी सर।
तो चलिए भाई, हम अपने इस कार्यक्रम को भी रोकेंगे नहीं, अभी आगे बढ़ाएंगे, अभी सुधांशु जी से बातें करेंगे, क्योंकि शायद ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करे, मेरे उन बच्चों के लिए जो एक ग्रामीण अंचल में है और सोच रहे हैं कि पता नहीं हम भी डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो शायद बेटा, अगर तुम्हारे अंदर जोश, जुनून, जज्बा है, तो बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और ये परिचायक कोई और नहीं, मेरे सामने खड़ा ये बच्चा है। तो चलिए सुधांशु जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपके पास माइक लगा हुआ है ना? हाँ, माइक लगा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ। हाँ, ये लग गया सर, ठीक है। तो सुधांशु जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, सुधांशु जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए और बुलंद आवाज में दीजिएगा। आप भी चौधरी हैं, मैं भी चौधरी हूं, तो मेरी तरह ही आपकी भी बुलंद आवाज होनी चाहिए। और दोनों महाराजगंज के निवासी हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्यों दास सर? चलिए, जोरदार स्वागत करिए। सुधांशु, एकदम आप अपनी जीरो से जर्नी स्टार्ट करिए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू हुई, कहां से आपने शुरू की पढ़ाई अपनी। मैं चाहता हूं कि आप अपना शिक्षा जीरो से शुरू करिए, जहां से शुरू किया है, और जिन जिन लोगों का आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप उनके बारे में जरूर वर्णित करिए। हो सकता है मेरा ये वीडियो सुनकर या देखकर उन लोगों को भी गर्व की अनुभूति होगी कि मेरा ये पढ़ाया हुआ मेरा बच्चा आज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल प्रवेश परीक्षा की इतने बड़े एग्जाम को इसने क्रैक किया है। तो सुधांशु जी, सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए, एकदम जीरो से सब कुछ बताइए। मेरा नाम सुधांशु चौधरी है। मैं नॉर्मल मतलब स्कूली शिक्षा तो वहीं अपने गांव से ही किया हूं। लगभग 12 तक तो मैं वहीं अपने गांव से कसमरिया एक स्कूल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहीं से किया हूं। और 11 लगभग 10 तक तो मेरा सब बढ़िया चला। फिर 11 में वो लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन के चलते मेरा 11 अच्छे से नहीं हो पाया था। फिर मैं 12 में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, एक महाराजगंज के हैं डीके सर। चलिए, डीके सर, जोरदार डीके सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। महाराजगंज की धरती से डीके सर ने बड़ा ही सहयोग किया आपका, थैंक यू सो मच। डीके सर कहाँ भी होंगे? उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा था। फिर राम बहादुर सर बायोलॉजी पढ़ता था मैं। चलिए, राम बहादुर सर के लिए भी जोरदार तालियां। फिर बायोलॉजी के लिए एक कोचिंग में और ज्वाइन किया था, उमेश मिश्रा सर। उमेश मिश्रा सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो लगभग मेरा 12 तो वही हो गया। 12 में भी लगभग ठीक ठाक नंबर आए थे, 82% शायद। चलिए, 82% एक अच्छा स्कोर होता है, ग्रामीण अंचल का बच्चा है और इतनी मेहनत करके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर मैं नीट के लिए, अभी मैं 11 में था तो मुझे अभी नीट के बारे में अच्छे से कुछ पता नहीं था, क्या होता है नीट और इससे क्या आगे कोर्स होता है और क्या होता है, मतलब पता नहीं था कुछ। तो मैं 12 में गया तो मोबाइल तब आया, मोबाइल आया 12 मेरे पास मोबाइल आया। चलिए भाई, 12 में मतलब आपको मोबाइल मिला। तो और आजकल के बच्चे जो एलकेजी का बच्चा होता है उसको भी मोबाइल चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है मोबाइल एक हमारे पढ़ाई में मोबाइल इस समय सबसे बड़ी बाधा हो गई है। पहले कहते थे जल ही जीवन है, अब कहते हैं मोबाइल ही जीवन है। मतलब हर आदमी मोबाइल पे एडिक्ट हो गया है। मेरे पॉकेट में मोबाइल नहीं है लेकिन मेरा दिमाग मोबाइल पे ही है, ठीक है ना? तो सब लोग एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के। थोड़ी दूर मोबाइल दूर रख दो, फिर देखो क्या हाल होता है। लेकिन छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है, मोबाइल दिखाओ तो खाना खाता है। मम्मी भी कहती है चिल्लाएगा, इससे बढ़िया है कि इसको मोबाइल दे दो। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। मोबाइल मिला तो मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में पता किया, तो फिर मैं सोचा कि अब यही कोर्स मैं करूंगा। और 11-12 तो बायोलॉजी था ही मेरा, तो 12 लगभग कैसे भी हुआ। फिर मैं नीट का एग्जाम दिया 12 के बाद, तो लगभग मेरा 184 नंबर था पहले साल, प्रथम प्रयास में 184। अब सोचिए, ये उन बच्चों के लिए परिचायक है जो बच्चे सोचते हैं कि मेरा पहली बार में बहुत कम नंबर आ गया और मैं सरेंडर कर दूं। लेकिन 184 नंबर लाने वाला छात्र भी उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। सफर जी बेटा। तो फिर मैं एक साल वैसे ही मतलब सेल्फ स्टडी किया। तो सेल्फ स्टडी से और मतलब ऑनलाइन ही कुछ किया था सेल्फ स्टडी से। और तो उस साल में दूसरा साल में दिया तो लगभग 334 नंबर था। बताइए, कुछ बढ़ा 334। तो फिर मैं यहाँ पे गुरुकुल पाठशाला ज्वाइन कर लिया गोरखपुर में। एक साल वहाँ पढ़ा तो मेरा नंबर ठीक हो गया, लगभग
35 नंबर आया। फिर अब आप सोच लीजिए 334 से सफर 634 का। लेकिन पिछले साल आप सभी लोग जानते हैं कट ऑफ लेवल बहुत हाई था, पेपर इजी था, तो इस वजह से कुछ अंक से इनका सिलेक्शन वंचित रह गया था। लेकिन देखिए फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे, और आज कहां है बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा। तो 635 नंबर था, तो मुझे लगा, तो जब एग्जाम दे के गया तो मुझे लगा हो जाएगा, इस बार कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। तो लगभग 1 महीना रुकना पड़ता रिजल्ट के लिए। मैं रुका था, तो जब रिजल्ट आया तो रैंक बहुत ज़्यादा थी, 40,000 के आसपास रैंक थी। थोड़ा दुख हुआ था। तो फिर मैं हिम्मत बना के और सोचा 1 साल और करूँगा अच्छे से, और नंबर भी बढ़ाऊँगा और रैंक भी बढ़ाऊँगा अपना। तो 1 साल फिर मैं यहीं गुरुकुल पाठशाला से ही मैं 1 साल और किया, तो इस साल नंबर तो कम हो गया लेकिन रैंक बहुत अच्छा आ गया। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। चलिए, ये तो आपका संक्षिप्त परिचय रहा, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हर बच्चे के जीवन में कोई ना कोई परेशानियां, कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, और वो उसके सिलेक्शन में बाधा बनती हैं। तो आपके भी इस तैयारी के दौरान इस तरह की समस्या कोई आ रही थी जो आपको लग रहा था कि शायद ये मेरे सिलेक्शन को रोक देगी? समस्या सर, आप सोचेंगे तो समस्या आएगी, अगर आप सोचेंगे कुछ समस्या नहीं है, बस आपके सोच पे डिपेंड करता है। आप सोच लिए कि समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो आप मतलब उसी पर लगे रहेंगे कि मुझे बस सेल्फ मतलब पढ़ाई करना है। कोचिंग के बाद बस सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बाकी का जो समय मिलता है तो सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देंगे, तो और एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देंगे तो मतलब वो अच्छा रहेगा। अच्छा, सेल्फ स्टडी में आप कितना समय देते थे? कितना मतलब कोचिंग के बाद जब आप घर पहुंचते थे तो आप कितना समय देते थे? और सब्जेक्ट को आपने क्या डिवाइड करके रखा हुआ था कि फिजिक्स को इतना, केमिस्ट्री को इतना, बायोलॉजी को इतना, या आप अपने जो आपके जो अनुज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब कोचिंग के बाद कितना सेल्फ स्टडी करना चाहिए और कितना कितना समय सब्जेक्ट को देना चाहिए? जैसे कोचिंग में क्लास अलग अलग चलता है, तीनों सब्जेक्ट का क्लास चलता है। तो घर जाने के बाद मैं सबसे पहले तो बायोलॉजी करता था, लगभग 1 घंटे डेली बायोलॉजी का मैं रूटीन में आ गया था। एक चैप्टर में डेली बायोलॉजी का रीडिंग कर लगाता था, उसका हाईलाइट करता था। बायोलॉजी करने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद, मगर अगर टाइम नहीं देखता तो ज़्यादा भी हो जाता था। तो फिर मैं मतलब लगता है बायोलॉजी में आपका ज्यादा इंटरेस्ट था? मतलब पहले उसको कर लेता था क्योंकि वो ज्यादा नंबर कराता है। स्कोरिंग है सबसे बड़ी बात है ना भाई। देखिए स्वाभाविक बात है, अगर कोई बच्चा बायो अडॉप्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मैं मैथ लूंगा, इंजीनियरिंग करना चाहूंगा, तो स्वाभाविक है मेरा मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, है। तो बाकी फिर क्या करते थे आप? तो मैं जैसे पेपर जिस तरह से अटेम्प्ट करता था, पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स करता था, तो उसी हिसाब से मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। बायो करने के बाद मैं केमिस्ट्री करता था। पहले तो मैं नोट्स को खूब अच्छे से रिवाइज कर लेता था। नोट्स अगर खूब नोट में सवाल भी थे बढ़िया, मतलब पीवाईक्यू भी थे और एक्स्ट्रा मतलब जेईई के कुछ थे, तो नोट से ही मतलब मैक्सिमम हो जाता था। और बाकी का नीट का पीवाईक्यू एक्स्ट्रा कर लेता था टाइमर लगा करके। फिर और भी अगर एक्स्ट्रा करना था तो जेईई का लगा लेता था, और एनसीईआरटी का तो लगाना ही है, एग्जाम्पलर उसका एक्सरसाइज। मतलब ये पहले तो मैं एक दिन बना लेता था कि शेड्यूल की पहले नोट्स अच्छे से पढ़ लूंगा, नोट्स हो जाता था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बच्चों को एक मैसेज आप ये देना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन करने से पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से ग्रिप करो। क्योंकि बहुत से बच्चे हमने भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही उनको एमसीक्यू की बुक मिलती है तुरंत एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर अच्छे से नहीं होते फिर एमसीक्यू में वो फंसने लगते हैं। तो इसलिए मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं, बेटा पहले आप थ्योरी या जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से अपने ग्रिप में लाओ, ठीक है ना। जब कॉन्सेप्ट तुम्हारे अच्छे से ग्रिप में आ जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यही होगा ना? यस सर। हाँ जी बिल्कुल। मतलब वही पहले हम अच्छे से उसका पूरा थ्योरी क्लियर होता कि सवाल लगाए तो एक भी सवाल ऐसा ना रहे कि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। थ्योरी पढ़ने के बाद सवाल लगाता था तो आसानी से हो जाता था। जो फंसता था उसका फिर मैं मतलब टाइम दे के फिर उसको सॉल्व करता था।
तो केमिस्ट्री पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री, और टाइम बस मतलब टाइम और थोड़ा बचा करके फिजिक्स में नोट्स मतलब पढ़ लेता था तुरंत। तो नोट्स पढ़ने के बाद तुरंत तो उसका उसमें नोट्स से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो नोट्स पढ़ने के बाद उसका सीधे मैं पीवाईक्यू करता था। उसका पीवाईक्यू क्योंकि फिजिक्स का एग्जाम्पलर थोड़ा ट्रिकी रहता है, उसको टाइम लगता है मतलब समझने में उसको, तो उसको उतना ज़्यादा समय मतलब वैसे ही उसको पहले रट लेता था एग्जाम्पलर, उसका आंसर मतलब देख लेता था क्या है। अच्छा, क्या फिजिक्स रटने से भी हो सकता है क्या? नहीं पहले रट लेंगे तो फिर दोबारा उसको समझ के करेंगे अच्छा अच्छा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपने अपनी दिनचर्या बताई। अच्छा हिमा, सुधांशु, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार जब पेपर तुमको मिला एनटीए का इस बार वाला, यस सर। कैसा लगा यार? क्या तुम्हारे अंदर में चला? क्या तुम्हारे अंदर फील आई? इतना टफ टफ क्वेश्चन थे, क्या सोच के लगा कि यार इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो यार, पहले सबके दिमाग में ना एक माइंड सेट बना हुआ था कि यार 600 से ऊपर पाना मतलब सिलेक्शन होना, नहीं तो गए। और पेपर इतना टफ था, तो मुझे लगता है बहुत से बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अपने माइंड में सेट करके रखा हुआ था 650 पाना तभी सिलेक्शन होना, और 686 इस बार कट ऑफ जा रहा है। इस बार कोई माई का लाल गुलाबी नीला पीला नहीं सुनाई दिया जिसका 720 में 720 आया हो। ले लिया एनटीए वालों ने बदला, पिछले साल जो हाहाकार मचाया था उसका बदला ले लिया एनटीए वालों ने। तो मैं जानना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन के समय क्या माहौल था आपके दिमाग में, क्या पिक्चर चल रहा था उसमें? वैसे टेस्ट बहुत सारे कोचिंग हो गया था, तो मैं बस उस थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। गुरुकुल पाठशाला में जो संजीवनी एकलव्य टेस्ट सीरीज है, 200 से ऊपर टेस्ट सीरीज यहां पर कराई गई थी, और वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कारगर हो रही थी। क्योंकि इतना टेस्ट देने के बाद जब बच्चा एग्जाम में टेस्ट देने के लिए बैठता है तो उसको लगता है यार वही गुरुकुल का टेस्ट चल रहा है, वही गुरुकुल का टेस्ट चल रहा है। और हर तरह के वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। टफ पेपर भी होता है, इजी भी होता है, मीडियम भी होता है, लेंथी भी होता है, सरल भी होता है। हर तरह की वेराइटी, मतलब हर तरह से आपको शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाता है। तो हर तरह से इनको तैयारी कराई गई थी यहां पर गुरुकुल पाठशाला में। हाँ, तो कोचिंग में जो टेस्ट हो रहा था, मैं एक भी टेस्ट अभी तक नहीं छोड़ा था। चले, बहुत बड़े जोरदार तालियां इसके लिए, मैं जोरदार तालियां बनाऊंगा। 200 से ऊपर टेस्ट हुए थे गुरुकुल पाठशाला में और इन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा था। और प्यारे बच्चों, उसी का रिजल्ट है, आज ये यहां है। हाँ सुधांशु जी। टेस्ट अच्छे से हुआ था, तो नीट का भी जो एग्जाम था वो भी एक टेस्ट की तरह मैं समझा था। बिल्कुल, देखिए वही बात मैं कह रहा था और इन्होंने वही बात रिपीट कर दी कि वही रिजल्ट, वही एग्जाम, वही नीट की परिभाषा बिल्कुल सेम वैसे की वैसे ही थी। तो लगभग मतलब वही सेम समझ के मैं मतलब बैठा था एग्जाम देने। मैं बायो को लगभग 35 मिनट 40 मिनट मैक्सिमम होता है, उसको मैं उतना में सॉल्व किया, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, 15 ज़्यादा लग गया। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, मेरा मैक्सिमम रहा था 1 घंटे के अंदर कर लेना कैसे भी। 1 घंटे के अंदर मेरा 10 मिनट बच गया था उसमें भी। तो बायो में कर लिया, उसका OMR पे डॉट कर लिया, फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, उसमें लगभग थोड़ा टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया लगभग। क्योंकि केमिस्ट्री में जो पोर्शन था, पेपर टफ नहीं था लेकिन पेपर कैलकुलेटिव था। 2-4 क्वेश्चन थे जो बड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर में कैलकुलेशन ज्यादा था। इस वजह से मुझे लग रहा है टाइम टेकन होगा। लगभग एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लग गया। हाँ, एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल था तो टाइम तो उसमें लगना ही था। तो मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री करने के बाद पूरा गोला भर लेता हूँ, पूरा भर लिया उतना। तो उसके बाद मैं फिजिक्स पे गया, तो फिजिक्स के लिए मेरे पास लगभग 1 घंटा बचा था लगभग। तो 1 घंटा बचा था, तो मैं वैसे ही नॉर्मल जैसे टेस्ट में करता हूँ वैसे वहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया मैं फिजिक्स। तो करते गया लगभग 20 क्वेश्चन तक, 25 क्वेश्चन तक मेरा नॉर्मल सब हो गया। उसमें से मिलाया घर पे जाके तो 3 गलती शायद था 25 में से। तो उसके बाद लगभग और मतलब थोड़ा उसके बाद से लेंथी लगने लगा क्वेश्चन, और तो लेंथी, और 25 में भी थोड़ा टाइम लग गया था ज़्यादा, तो समय बहुत कम बचा था, लगभग आधा घंटा का सब बचा था। और आधा घंटा बचा था तो पैनिक थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि समय कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा रहता है, तो स्वाभाविक है बंदा कोई भी रहे वो पैनिक होने लगता है। तो 25 क्वेश्चन के बाद मैं वही नॉर्मल वैसे करते गया। तो फिर मैं वो बायो केमिस्ट्री में थोड़ा सा छोड़ा रहता हूँ, जो नहीं आता लास्ट में करूँगा। तो देख रहा था टाइम नहीं बचेगा, तो उसका मैं करने चला गया, उसका किया। फिर फिजिक्स पे आया तो वही थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया, तो छोड़ना पड़ रहा था। और तो छोड़ते गया, 2 क्वेश्चन, कई 5 क्वेश्चन, ऐसे मतलब नॉर्म ज़्यादा छूट गया, लगभग 14 क्वेश्चन। लेकिन देखिए फिर भी आपने बड़ा अच्छा किया, आपने टफ क्वेश्चन को छोड़ा, इजी क्वेश्चन को अटेंड किया,
तो शायद आपने पूरे पेपर को बैलेंस कर लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं पेपर सॉल्व करते समय हमेशा एक बात आप लोगों को बोलता रहता था कि पहले पूरा पेपर को जज करो और जो क्वेश्चन आसान हो उनको पहले उठाओ और टफ क्वेश्चन को एलिमिनेट करो। तो शायद आपने कुछ इस तरह का प्रोसेस वहां पे अडॉप्ट किया, तो आप अच्छे से पूरे पेपर को स्कोर कर लिए, स्कोरिंग बना ले गए। और जो बच्चे उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर लड़ते रह गए, शायद उनके लिए पेपर थोड़ा सा मुश्किल भरा हो गया और शायद सिलेक्शन से वो वंचित भी रह गए होंगे। तो देखिए, पेपर को बैलेंस करके अपने आप को चलना है। इजी क्वेश्चन को तुरंत करना है, टफ क्वेश्चन को छोड़ना है, मीडियम को टाइम मिलने पर सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल। यस सर, जैसे जो टफ था उसको मैं थोड़ा देखा नहीं, मतलब उसको देख लिया कि ज्यादा लाइन में है और थोड़ा बड़ा लग रहा है उसका कैलकुलेशन। मैं पहले ऑप्शन एलिमिनेट करता, जब सॉल्व नहीं होता तो मैं एलिमिनेट करता हूँ कि इसको मैं बिना सॉल्व किए लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन में उसका ऐसा किया था तो लगभग सही हो गया था वो। चलिए, बहुत बड़ी बात है। फिर मतलब जो कठिन था तो छोड़ते गए, लगातार एक 5 क्वेश्चन छूट गया तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। तो फिर नीचे का वो 40-40 के आसपास वाला जो नंबर क्वेश्चन रहता है उसको मैं सॉल्व किया, तो वहां पर कुछ क्वेश्चन सही हो गया और कुछ क्वेश्चन को मैं देख ही नहीं पाया, टाइम लगभग खत्म हो गया था। तो बस यही था। तो पेपर देने के बाद आपको क्या लगा कि मतलब पेपर देके जब बाहर निकले तो लग रहा था कि मतलब हाँ सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मैं पेपर दे के निकला तो मुझे लगा अब 1 साल और लगेगा तैयारी में। ये पेपर देने के बाद सारे बच्चों के चेहरे बिल्कुल मायूस थे, क्योंकि सबके दिमाग में सेट था 650 कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन देख लीजिए होने को क्या था, पेपर टफ हुआ, कट ऑफ डाउन हो गया, 530-35 हमारे कट ऑफ आकर के रुक गए हैं। तो इसीलिए बेटा बच्चों, पेपर किसी भी लेवल का हो, अपना हिम्मत मत हारिए और जितना आपको आता है उतना ही करिए। बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मैं समय भी बहुत अधिक हो चुका है और आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे आप जैसे 1 साल ड्रॉप लिए हैं। बहुत से बच्चे होते हैं 1 साल ड्रॉप लेने के बाद वो अपना तुरंत ट्रैक चेंज कर देते हैं। तो आप उन प्यारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे तैयारी कर रहे हैं? शायद हो सकता है कि आपका यह मैसेज उनके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाए और उनके सिलेक्शन का आधार बन जाए। क्या कहना चाहते हैं आप उन बच्चों के लिए? जैसे अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम क्यों ड्रॉप ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ड्रॉप, हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए, हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए, हमें करना क्या है। से अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो ऐसे कुछ रीजन होता है कि मैं इस वजह से मेरा पिछले साल नहीं हुआ था, या क्या मैं या माइनस मार्किंग लोग करते हैं, ज्यादा माइनस मार्किंग हो जाता है। जैसे क्वेश्चन छोड़ना भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मेरा लगभग 16 क्वेश्चन छूटा है, मैं 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ, तो 16 नंबर मेरा बोनस हो गया। तो इसी तरह मतलब ऑप्शन को ऐसा मतलब दिमाग से मतलब ऐसे नेगेटिव मार्किंग होता है, थोड़ा इसमें दिमाग मतलब ट्रिकी मतलब सोचना चाहिए और क्वेश्चन को करना है तो छोड़ देना चाहिए, करना नहीं चाहिए। और ड्रॉप ले रहे हैं आप तो आपके अंदर मतलब वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगले साल मैं किसी तरीके से मतलब निकाल ही लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये भावना होनी चाहिए आपके अंदर। और जो कमी है, हर एक रोज डेली टेस्ट होता है 3 दिन पे या 1 हफ्ते में या डेली होता है, तो हर टेस्ट से हमें एनालाइज करना चाहिए कि आखिर मतलब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा टॉपिक या सब टॉपिक छूट जा रहा है, क्यों उससे गलती हो जा रहा है, कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन नहीं लगा। मेनली मतलब एनसीईआरटी जरूरी है सब में। एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पॉइंट जो रहता है, एनसीईआरटी अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका जब जो डॉटेड लाइन लिखा रहता है वो जरूरी होता है, या फिर उसका जो इंडेक्स क्वेश्चन रहता है एग्जाम्पल का, फिर पीछे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा कठिन भी रहता है, तो आप उसको मतलब उसका फार्मूला बस अब देख लेंगे तभी सही रहेगा। और एग्जाम्पलर रहता है, मतलब मेनली एनसीईआरटी ही जरूरी है। और आप उस एनसीईआरटी को आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोचिंग में तो सर लोग लिखवाते ही उसका शॉर्ट फॉर्म, उससे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया उन प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे नीट एस्पिरेंट है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा है। तो मैं उन सभी प्यारे बच्चों को एक बार जरूर मैसेज देना चाहता हूं जिनका कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया है। बेटा, निराश मत होना, हिम्मत मत हारना, कभी कोई गलत स्टेप मत लेना। अगर तुम्हारे को सोच रखे हो तुमने कि तुम्हें डॉक्टर बनना है बेटा,
तो वो सपना तुम्हारा जरूर साकार होगा। हाँ, अगर तुमको लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो जिस प्रोफेशन में बेटा तुम जाना चाहते हो उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करो और उसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा करो बेटा। लेकिन कभी कोई गलती से भी कोई भी रॉन्ग स्टेप मत उठाना बेटा, क्योंकि ये मनुष्य की जो योनि होती है बहुत मुश्किल से बढ़ती है बेटा, और आपका एक गलत स्टेप पूरे परिवार को कितना दुखी कर देगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कभी कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। गलत डिसीजन पूरी जिंदगी आपको नहीं आपके पूरे परिवार को बिखेर के रख देता है। तो प्यारे बच्चों, सपना देखे हो वो जरूर साकार होगा। कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी बात को सिद्ध किया हमारे सुधांशु जी ने। फिर मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से बेटा, और भी अपने प्यारे बच्चों से जो चयनित हुए हैं उनसे मैं बात करता रहूंगा, और उनका क्या रूटीन रहा है और कैसे यहां तक पहुंचे हैं इस पूरे सफर की मैं व्याख्या करता रहूंगा। मैं सूर्य सर, डायरेक्टर गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, गोलघर, गोरखपुर। Thank you so much and all the best to my all NEET aspirant. Just stop. Thank you so much. Good night.